एक सेकंड सर मैंने सिर्फ ये कहा मेरी सुन लेना हाफिज साहब, मैं करेक्शन करता जाऊँ ना। मैंने ये कहा कि कल मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि जितने भी अजला में अहले तशरीह कम्युनिटी के हेड्स थे, उन्होंने कहा कि तारीख़ में इतना ज़बरदस्त इक़दाम नहीं किए गए जो इस साल किए गए। मैं वो बता रहा हूँ, ही बता रहा हूँ। 85 से लेके नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमदा शहबाज साहब, इनके घर की हुकूमत ही रही। अगर इन्होंने नहीं किया तो इनकी नाअहली थी। अब जरा 2 मिनट सुन लें। साफ सुथरा पंजाब को आपने बड़ा अप्रिशिएट किया। साफ सुथरा पंजाब का हाल ये है, सिर्फ एक जिले फैसलाबाद की बात करता हूँ, 3 महीने की सेंट्री वर्कर को तनख्वाह नहीं मिली, उसके बच्चे भूख से रो रहे थे, उसने खुदकुशी कर ली। उसकी दूसरी खबर क्या है कि 1-2 अरब रुपए की करप्शन पकड़ी गई है। इनके एमपीएस के नाम लिए गए कि किसी कोई बता ले रहा है, मंथली ले रहा है, कोई इकट्ठा ले रहा है। और तीसरी खबर यह है कि इस करप्शन पे, इस नाअहली पे उनको गोल्ड मेडल दिए गए। आगे सर मैं 2 मिनट बात कर लेने दें, बड़ी लंबी सुनी है, 2 मिनट सुन लें सर। मैं वाइंड अप कर देता हूं ताकि हम आगे चलें। सर मुझे नहीं पता था कि मेरी एप्रिसिएशन जो है ना दूसरी तरफ नहीं सर बिल्कुल मैं भी अप्रिशिएट कर रहा हूं कि बुज़दार इंतहाई नाहल आदमी था। उसको ये नहीं पता था कि बाकू जाके बैंगन खिलाए जाते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट पे। वाकई वो नाहल था कि वो अपनी सहेलियों और दोस्तों की फौज लेके कम्युनिटी डेवलपमेंट की वर्कशॉप में जाता था और सवाल किया जाए कि आप वहां से क्या सीख के आए। बैंगन बड़े मजेदार हैं, एग प्लांट में पाकिस्तान में नहीं खाता, मैं वहां खा लेता हूं। दूसरी बात सर, अब सुन लें, यहाँ जो गुड गवर्नेंस की बातें की जा रही है ना इन्वायरमेंट पे, सबसे बड़ा करप्शन का अंबार इधर से निकलेगा। ओवर इनवाइसिंग पे जो इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गई, जो दुनिया में टेक्नोलॉजी रिजेक्ट कर दी गई, वो जो एयर गन पे यहाँ तमाशे लगाए जा रहे हैं। आपने अगर करना है इन्वायरमेंट पे आपने प्लांटेशन करनी थी, इन्वायरमेंट पे आपने करना था ये जो आपके भट्टे चल रहे हैं, जो मिनिस्टर साहब जवाब दे देंगी आपको। मगर मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ सर, अगर सियासी बात करनी है तो सियासी बात जवाब सुनने का हौसला रखना चाहिए। 1 मिनट में खड़े होके हो जाते हैं। नहीं सियासी बात तो जी जनाब शहाबुद्दीन खान साहब आप बात करेंगे जी। जाम अमानुल्लाह साहब नहीं बैठे, नदीम कुरैशी साहब हो गए हैं, राना आफ्ताब साहब, शुएब अमीर साहब, इम्तियाज़ साहब जी। अब हम वोटिंग पे आते हैं, अब नाम ही नहीं है सर। जाम साहब की ब्याह पे आप करें जी, लेकिन बेहतर था कि आप नाम देते। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मैं आज आपको अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरह स्पीकर साहब जब इस कुर्सी पे बैठते हैं ना, तो वो जब मिनिस्टरों की मौजूद होते हैं बहुत ज़्यादा, तो स्पीकर साहब उनके रेस्क्यू के लिए खुद बड़ी लंबी तकरीर करते हैं। तो आज भी आपने स्पीकर साहब से सीख लिया। मैंने आशूरे पे बात की है डॉक्टर साहब, आशूरे पे बात की है, और जो अच्छा काम करे उसकी बात करनी चाहिए। हमने कब इतराज किया आपकी बात पे? हमने कब? मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि स्पीकर साहब की तरह आपने भी माशाल्लाह 2 सालों में सीख लिया। मुहर्रम के हवाले से आपको इतनी तकलीफ होगी। जी अच्छा डॉक्टर साहब बात करें, डॉक्टर साहब बात करें प्लीज, डॉक्टर साहब बात करें। आप कट मोशन। अच्छा सर चले यार, मुझे जवाब आया बड़े जोर। चले इन्वायरमेंट पे आ जाते हैं सर। जी डॉक्टर साहब। अच्छा इन्वायरमेंट पे जो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ बड़े फ़ख्र से बता सकता हूँ कि जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट पे हो रही थी, तो उस वक्त बरतानिया के वज़ीर आज़म ने तमाम दुनिया के सामने खड़े होकर बरमला इजहार किया था कि जो पाकिस्तान का इमरान खान का बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है वो दुनिया के लिए मिसाल है। वो दुनिया ने अप्रिशिएट किया था। तो यहाँ अभी बड़ी तालियां बजाएगी कि 40 साल से बजट 30वां बजट पेश किया जा रहा है। तो 40 साल में जो जंगलात का हाल किया गया है, जो आज इन्वायरमेंट का हाल है, जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स का हाल है, वो आपकी कारकर्दगी दुनिया बता रही है, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह ये क्लाइमेट चेंज का, क्लाउड बर्स्ट का और मुख्तलिफ हमारे फ्लड्स आ रहे हैं, तो जनाब स्पीकर इस पर बिल्कुल एमरजेंसी लेवल पे तमाम चीज़ें पे से पुश डाल के हमें सबसे पहले अपने जंगलात, उनकी मैपिंग किस तरह बनाने हैं, कहाँ बनाने हैं, मोटरवेज़ किस तरह सिक्योर करनी है, हाईवेज़ किस तरह सिक्योर करनी है, उसके ऊपर भरपूर तरीके से तवज्जो देनी चाहिए और उस पर एक जामे पॉलिसी बनानी चाहिए।
और हमने क्रॉप बर्निंग के ऊपर अभी मिनिस्टर साहब जवाब देंगे कि पिछले साल इतने पर्चे दे दिए गए। लेकिन मैं आपको बड़े यकीन से कह सकता हूँ, आप भी साउथ पंजाब से बिलोंग करते हैं, कि जब भी फसलों के जलाने का सीज़न आता है तो उस टाइम आपकी पुलिस की मौजें हो जाती हैं, फसलें भी उसी तरह जल रही होती हैं और वो सिर्फ पुलिस चट्टी लेके लोगों को छोड़ रही होती है और एक दूसरे का रिश्वत का बाजार गर्म होता है, लेकिन हकीकतन सिर्फ 10 से 20% काम होता है। और उसके अलावा अर्बनाइजेशन जो हमारा सबसे बड़ा इशू है, तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे पंजाब में हमारा असल इशू क्या है कि जो सहूलियात हमें अपने बुनियादी मराकज़, अपने गाँव, अपने छोटे शहरों तक पहुँचानी चाहिए, वो हम पहुँचा नहीं रहे। हम पिछले 4-5 दिन से इसी चीज़ का रोना रो रहे हैं कि पंजाब का 95% बजट उठा के आप सिर्फ लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स पे लगा देते हैं। उसका नतीजा भी यही निकलता है कि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 पे आ जाता है। तो होना तो ये चाहिए कि अभी लाहौर के जो मज़ीद आप मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों को NOC दिए जा रहे हैं, हमारी ज़मीनें ख़त्म की जा रही हैं और तमाम सहूलियात लाहौर में जमा की जा रही हैं, तो जब तक आप ये सहूलियात अपने छोटे शहरों, छोटे कस्बों, बुनियादी ज़रूरियात, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अब जिसने इलाज करवाना है, आपने लाहौर में ही सारे कैंसर हॉस्पिटल, IT सिटी, नवाज शरीफ मेडिकल सिटी बना रहे हैं, तो ज़ाहिर है भावलपुर से, रहीम खान से, DG खान से लोग इलाज के लिए जब यहाँ आएंगे, यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ सोसाइटियों में घर लेंगे, यहाँ किराए पे घर लेंगे, तो आपकी अर्बनाइजेशन बढ़ेगी। तो जब तक आप इस अर्बनाइजेशन को तभी कंट्रोल होगी जब आप मुनसिफाना तौर पे बजट की तकसीम तमाम इलाकों में बराबर तरीके से करेंगे और अपने चहीतों को, अपने मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी के ऑनर्स को आप NOCs देना बंद करेंगे। हमारे यहाँ पे हाईवे के मिनिस्टर थे, उन्होंने छोड़ा इमरान खान को इस बात पे था कि रावी के अंदर 300 कनाल उनको ज़मीन ना दी गई, जिसकी वजह से वो छोड़ के चले गए। तो जनाब स्पीकर, मैं दोबारा एक और भी बात करूँगा कि ये जो बड़े बड़े घर हैं हमारे, खसूसन जिस ज़िले में चले जाएँ 50 एकड़ का DC का घर है, 30 एकड़ का DPO का घर है, 100 एकड़ों के जनाब आपने रेस्ट हाउसेस बनाए हुए हैं और सिर्फ सरकारी, सर ये बड़ी ज़रूरी बात है, ज़रा सुन लें। तो जिस तरह ये बड़े बड़े हर ज़िले में ये अंग्रेज़ कॉलोनियल माइंडसेट के बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, बड़े बड़े DC हाउसेस, AC हाउसेस, कमिश्नर हाउसेस, तो मैं इस ऐवान से भी मुतालबा करूँगा और मिनिस्टर साहब से भी कहूँगा, तमाम पंजाब के AC, DC, कमिश्नर, DPO, ये जितने सरकारी बाबुओं के एकड़ों के बंगले हैं, इनका मैपिंग की जाए और इनके लिए एक जगह मखसस की जाए हर सिटी में। बरतानिया का वज़ीर आज़म अगर 10 मरले के मकान में रह सकता है, तो क्या हमारे किसी ज़िले का DC, DPO उससे बड़ा अफसर आ गया कि उसके लिए 20-20 एकड़ के घर हों? तो इनके घरों को लेके वहाँ पे इन्वायरमेंटल मिवाकी जंगल लगाए जाएँ और इनकी जगह जो मखसूस की जाएँ और एक हाई राइज बिल्डिंग्स बना के इनको वहाँ शिफ्ट किया जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब जी। जनाब बशारत डोगर साहब जी, बशारत डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा। अगर हमारे मिनिस्टर भी इधर बैठे हैं, फैसलाबाद की तमाम इंडस्ट्री शहर के अंदर है, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी ने घेरा किया हुआ है पूरे शहर में। 40 लाख की आबादी का शहर है। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर वाकई आप एनवायरनमेंट पे काम करना चाहते हैं तो फैसलाबाद की इंडस्ट्री को शहर से बाहर मुंतकिल करने का बंदोबस्त किया जाए। जनाब स्पीकर, 1988 में मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे तो एप्टमा के साथ मिल के एक मीटिंग हुई और उसमें तय किया कि इंडस्ट्री को शहर से बाहर कैसे निकालना है, लेकिन उस जो कमेटी बनी उस पर अमल दरामद ना हुआ। फिर 1997 में दोबारा एक कमेटी बनी और नून लीग की गवर्नमेंट में ही बनी एप्टमा के साथ मिलके कि फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री शहर के अंदर है उसको बाहर कैसे मुंतकिल किया जाए, लेकिन उस पर भी अमल दरामद ना हो सका। जनाब स्पीकर, फिर 2009 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में दोबारा ये मसला सामने आया तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई एप्टमा के साथ मिलके कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शहर से बाहर कैसे मुंतकिल किया जाए। उसमें एप्टमा ने अपनी जो टेक्सटाइल वाले थे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि हमें क्या क्या चाहिए, हमारे साथ हुकूमत तावन करे तो हम बाहर जाने को तैयार हैं।
मैं गुजारिश करूँगा जनाब वज़ीर आला से भी और वज़ीर से भी कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। एनवायरनमेंट पे अगर काम करना है तो हमारा माहौल शहर का बहुत ख़राब हो गया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बाहर निकालने के लिए दोबारा उस पर कोई ना कोई काम किया जाए। जनाबे वाला दूसरी बात मैं करूँगा, फैसलाबाद में अदारा है PHA में इस वक्त जो MD साहब बैठे हुए हैं उनसे लेके तमाम अफसरों की इंक्वायरी करवाई जाए कि ये लोग कंट्रैक्ट बेस पे भर्ती हुए और ये रेगुलर कैसे हुए। मेरे पास सबूत है, इनकी ऑर्डर रिपोर्ट भी बनी जी, इन्होंने खुद ही अपने आप को रेगुलर कर लिया और 17 ग्रेड से 18वें ग्रेड में खुद ही तरक्की ले ली। मैं जनाब मसूद वज़ीर साहब से गुजारिश करूँगा कि इस पे ज़रा रोशनी डालें और देखें कि PHA में गैर कानूनी काम कैसे हो रहा है। जनाब अली, PHA के मुलाजमीन जो 14 साल से भर्ती हैं उधर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उनको निकाल के PHA का MD अपने इलाका बुआना से मज़दूरों को भर्ती कर रहा है जो 14 साल से ख़ानदान उधर से खाना खा रहे थे, जो नौकरी कर रहे थे, उनको निकाल दिया गया है। उसकी एक मिसाल ये भी है कि उन मज़दूरों को 60-70 जो निकाले हैं उनमें से 2 को जबरी रिटायरमेंट किया और उनको जबरी रिटायरमेंट करके उनको घरों में भेजा जा रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक दिन की उन पे जो एलिगेशन है वो है 1 दिन की छुट्टी। एक मज़दूर को इसलिए जबरी रिटायर कर दिया गया कि उसने 1 दिन बताए बगैर छुट्टी क्यों की। जनाब अली, एक मेरे पास और सबूत है उनकी करप्शन का। एक ट्यूबवेल ऑपरेटर अली रज़ा का नाम है, PHA में भर्ती। वो ट्यूबवेल ऑपरेटर 13 जनवरी 2025 को मुल्क से बाहर चला गया, लेकिन आज भी उसकी तनख्वाह जा रही है। जनाब वाली, इस पर इंक्वायरी करवाई जाए और PHA के जितने अफसरान हैं उनकी ज़ाती फाइलों का ऑडिट करवाया जाए। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। डोगर साहब थैंक यू जी। जी ज़िशान मलिक साहब आप बात करना चाह रहे हैं? ज़िशान मलिक साहब। जनाब स्पीकर, ये बशारी डोगर साहब हैं, MPA फैसलाबाद से। इन्होंने कुछ दिन पहले बात की थी कि CM की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या वो फॉर्म 45 पे इलेक्ट हुई हैं या फॉर्म 47 पे। तो कोई अगर हलफ दे देगा तो मैं इस्तीफ़ा दे के घर चला जाऊंगा। तो मैं इस ईवान में खड़ा होकर हलफ देता हूं कि वो फॉर्म 45 पे इलेक्ट हुई थी, लेकिन ये अपने लीडर की तरह झूठे हैं। ना इन्होंने माफ़ी मांगनी है, ना इनको शर्म आनी है, ना इन्होंने इस्तीफ़ा देना है। तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, चले इस्तीफ़ा ना दें, यहाँ पे माफ़ी मांग लें। जी चले, मुझे जी तशरीफ़ रखें। अब मैं